हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? मानव कार्य की हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो अब तक हमने इतने सारे चैप्टर्स किए हैं, तो आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आई वुड से कि नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जिस कंसेप्ट से पहले के सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो कंसेप्ट आपका सेम रहता है ना। इसीलिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक ही कंसेप्ट के 10 क्वेश्चन कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट जिसको नहीं क्लियर होता है ना, वो 10 क्वेश्चन करने पर उसका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, जिससे कि अगर इस साल या आने वाले सालों में अगर उस कंसेप्ट से वापस से क्वेश्चन आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा जरूर करने चाहिए। आपका 60% पेपर मैं मिनिमम बता रही हूँ, कम से कम 60% पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होकर के आ जाता है। ठीक है, चलिए तो नया चैप्टर शुरू करते हैं, श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि हमेशा हम बात करते हैं कि किसी चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चैप्टर से बेटा आपके नीट में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑल इंडिया पीएमटी 2006 में पूछा गया था। अब आप कहेंगे मैम आप तो कहते 2013 से पहले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो। बिल्कुल मत करना, है ना। ये जोखिम आप खुद मत उठाना, हमें उठा लेने दो, क्योंकि हमने बेटा उससे पहले के केवल वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं। आज की डेट में एनसीईआरटी पर जो सिलेबस है उस पे जो बेस्ड आपके क्वेश्चन है वो हमने रखे हैं। बाकी बस कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है और तो क्या। ठीक है, चलिए तो हमारी देह कोशिकाओं के भीतर बनी कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग फेफड़ों तक किस रूप में ले जाया जाता है। इस कंसेप्ट से बेटा आपका नीट में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, सबसे पहला होता है HCO3 निगेटिव के रूप में, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में। दूसरा बेटा ये होता है आपके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना, CO2Hb के रूप में। और तीसरा बेटा ये होता है प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। कैसे? प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो इनका आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कि 70% तो बेटा ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, लगभग 23 से 25% ये आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि आपका मात्र 7% ये प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब 70%, और 70% बेटा ये किस रूप में हो रहा है आपके बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते आयतन के क्रम में लगाएं। बढ़ते आयतन मतलब पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे आपको क्रम में लगाना है। तो ज्वारीय आयतन होता है बेटा आपका टाइडल वॉल्यूम, है ना, टीवी। टीवी होता है मात्र आपका 500 ml या आधा लीटर। अवशेषीय आयतन होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है बेटा आपका 1100 से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, फिर हो गया आपका अंतः श्वसित आरक्षीय आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है बेटा आपका 2500 से 3000 मिलीलीटर, है ना। और फिर होता है आपकी जैविक क्षमता, यानी कि आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बेटा आपकी कुल मिलाकर के टीवी प्लस IRV प्लस ERV, है ना। टीवी कितना है आपका 500 प्लस IRV हम लेकर के चलते 2500 से 3000 प्लस ERV हो गया आपका 1000 से 1100, है ना। तो बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 500, 3000, 4000, 4000 से लेकर के ये हो सकती है 3, 3.5, 4.5, 4600। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके इन चारों के कितना कितना वॉल्यूम होता है, आप साथ में लिख लीजिएगा। तो आप कम से ज्यादा की तरफ चलो, तो जैसा है बेटा वैसे ही होगा। टीवी सबसे कम है ना, तो ए सबसे कम है। ठीक है, उससे ज्यादा है बी, उससे ज्यादा है सी, उससे ज्यादा डी। लो पहला ही विकल्प सही आ गया, है ना, ADCB AC नहीं। सबसे कम हमें क्या बढ़ते क्रम में लगाना है ना, तो बढ़ता क्रम तो ठीक है, ABCD उत्तर हो जाएगा आपका बेटा पहला। बाद में कंफ्यूज हो उससे पहले कि आप समय निकाल करके पहले ही आप इनकी वैल्यूज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, हमारे फेफड़े की जैविक क्षमता क्या होती है। जैविक क्षमता होगी बेटा आपकी वाइटल कैपेसिटी, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। वाइटल कैपेसिटी आपके ज्वारीय आयतन यानी कि टीवी,
अंतः श्वसन आरक्षित आयतन और निश्वसन या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, इन तीनों का क्रम होता है या इन तीनों का मेल होता है। तो फेफड़े की जैविक क्षमता क्या होगी, निश्वसित आरक्षित आयतन प्लस उच्छ्वसित आरक्षित आयतन, यानी कि हो गया आपका IRV प्लस ERV। नहीं, ये नहीं होता है बेटा आपका VC। नेक्स्ट, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय आयतन, बिल्कुल कुल फुफ्फुसीय क्षमता होती है बेटा आपकी TLC। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी में हमारी 4 वॉल्यूम्स होती है ना, 4 ही तो आयतन होते हैं अपने, ज्वारीय आयतन, IRV, ERV और आपका RV अवशेषीय आयतन। तो अगर मैं RV को हटा दूं तो बाकी सब तो मिलकर के आपके वाइटल कैपेसिटी बना रहे हैं ना, तो अगर मैं RV भी मिला दूंगी तो कुल क्या हो जाएगा आपका, कुल फुफ्फुसीय क्षमता। हम इसे बोल सकते हैं ना TLC इक्वल्स टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस अवशेषीय आयतन यानी कि RV, जिसमें बेटा ये तीनों मिलाकर के क्या है आपकी वाइटल कैपेसिटी प्लस RV हम बोल सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, जिसमें अगर मैं बोलूं कि वाइटल कैपेसिटी क्या है तो ये टोटल लंग कैपेसिटी माइनस अवशेषीय आयतन। ठीक है, यही तो दिया हुआ है आपके विकल्प में। निश्वसित आरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन नहीं, कुल फुफ्फुसीय क्षमता में से अगर हम ERV हटा दे नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में RBC के विषय में क्या सही है। क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा, जो भी पूछा गया उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो कि अरे मैडम हमें आता था, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा जल्दबाजी में, है ना। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक दे। तो मानव में RBC के विषय में क्या सही है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल वहन नहीं करते, गलत। 97% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन बेटा RBC के, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ना, 23% कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका वहन होता है वो RBC के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, और 70% बेटा RBC के अंदर बाइकार्बोनेट बनता है जो कि प्लाज्मा में जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित होता है। तो ये गलत हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करते हैं। ठीक है, ये 99.5% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बिल्कुल नहीं करते हैं। ये केवल 80% ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, नहीं बेटा ये 97% ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, तथा परिवहन रक्त प्लाज्मा में घुली दशा में होता है, गलत। तो आपका सही हो जाएगा बेटा 2, और इसका उत्तर मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आंकड़ों में एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं तथा दिए हुए 4 श्वसन आयतनों को सुमेलित करिए। चलिए, तो अवशेषीय आयतन बेटा 1100 से 1200 होता है, तो ये हो जाएगा आपका A का 3, तो A का हो गया 1200, ये हो गया A आपका 1200। जैविक क्षमता बेटा तीनों का सम हो जाएगा आपका, है ना, ERV प्लस RV, सॉरी ERV प्लस TV प्लस IRV। तो ये हमने पीछे भी निकाला था, लगभग आपका 4500 ml, तो B हो जाएगा आपका 4500 मिलीलीटर। अंतः श्वसन आरक्षित सुरक्षित आयतन होता है बेटा आपका 2500 से 3000, तो इसको हम A मान सकते हैं, 2500 से 3000। और अंतः श्वसन क्षमता इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है बेटा आपकी ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, है ना। तो 2500 से 3000 को अगर हम 500 से ऐड कर दे तो 3000 से 3500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3500। तो A का 1200 ये गलत हो गया, यहाँ पे A का 4500 दिया हुआ है। B का 2500, B का 4500 ये भी गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ C में 1200, C में 1200 गलत है, C का 1200 नहीं है। D का 3500 बिल्कुल सही है, और A का 1200 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर हो गया आपका 4। पहले ही लिख लो ताकि बेटा बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव फेफड़े का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है बेटा, ये उसका कूपिकीय भाग है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, ये कूपिका हो गई और यहाँ आपकी रक्तवाहिनी हो गई, इन दोनों के बीच में बेटा गैसों का विनिमय होता है। ये हो गई आपकी कूपिका और ये हो गई आपकी रक्तवाहिनी, जिन दोनों के बीच में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, तो इन विकल्पों में से किस एक में भाग ABCD को सही पहचाना गया है तथा उनके मुख्य कार्य को सही मिलाया गया है। ठीक है, तो C है आपकी धमनी केशिका, C है बेटा जो कूपिका की तरफ रक्त लेकर के आ रही है बेटा, और जो कूपिका की तरफ रक्त लेकर के आती है वो आपकी होती है धमनी कोशिका। पल्मोनरी आर्टरी आती है ना आपके हृदय से, फुफ्फुसीय धमनी लेकर के आती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को ऊतकों में पहुंचाती है, लेकिन बेटा ये ऑक्सीजन को ऊतक में नहीं पहुंचाती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर के आती है कूपिका तक। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ए है आपकी कूपिकीय गुहा, बिल्कुल सही है, ए है आपकी कूपिकीय गुहा, श्वसन गैसों के विनिमय का मुख्य स्थान।
हाँ ठीक है, गैसों का विनिमय बेटा मेन आपकी कुपिका में होता है, ठीक है। डी हो गई आपकी केशिका भित्ति, डी हो गई भित्ति, इसमें से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो डी बेटा अगर आप देखें तो ये वास्तव में केशिका भित्ति ना दिख करके ये आपकी कुपिका भित्ति हो गई, ये आपकी केशिका भित्ति हो गई, इन दोनों के बीच का खाली स्थान है, ठीक है। और बी हो गई आपकी लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जहाँ पे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। नहीं बेटा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करती है ना, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, सॉरी ये सेकंड जो कि ए बता रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। चलिए आगे, दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ में खाना खा रहे थे, उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक से धसका लग गया, मतलब ठसका लगना भी बोलते हैं, धसका जो भी बोलते हैं ना, ठीक है, लग गया। हाँ, यह धसका लगना किस भाग के अनुचित गति करने के कारण होगा? तो आपको पता है बेटा, ये आपकी ग्रसिका है, ग्रसनी है ना, ये आपकी ग्रसिका है जिसको हम आहार नाल का भाग बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। इस ग्रसिका में इस ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? गलेट। वहीं बेटा आगे की तरफ आपकी ये श्वसनी है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया की जो ओपनिंग है बेटा इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस या ग्लॉटिस, ठीक है। इसके ऊपर होता है बेटा एपिग्लॉटिस जिसको हम बोलते हैं घाटी ढक्कन, है ना, ये हो गया आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस खुलता है और भोजन यहाँ, सॉरी वायु यहाँ जाती है, श्वसनी में क्या जाती है बेटा? श्वसनी में जाती है आपकी वायु, वहीं बेटा ग्रसिका में जाता है आपका भोजन, ठीक है। तो जब हम भोजन को निगलते हैं उस टाइम पर भोजन आपकी ग्रसिका में जाए और वायु आपकी श्वसनी में जाए, भोजन आपकी श्वसनी में ना चला जाए इसलिए घाटी ढक्कन बंद हो जाता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। लेकिन अगर हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो बात करते समय वायु बाहर आती है, खाना हम अंदर निगल रहे हैं, वायु बाहर आ रही है, तो बेटा उस टाइम पे घाटी ढक्कन खुला हुआ है ना, हटा हुआ है, मतलब आपका जो ग्लॉटिस है वो खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या था कि वो जिसको धसका लगा है वो खाना खाते खाते बात कर रहा था, ठीक है, तो उसका एपिग्लॉटिस हटा हुआ था, तो खाना उसकी ग्रहणिंग के बदले, ग्रसिका के बदले या ग्रसिका के साथ साथ थोड़ा सा भाग उसका कहाँ चला गया? श्वसनी में चला गया, जिसकी वजह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म चालू हुआ, वो श्वसनी से उस खाने को बाहर निकालने के लिए एकदम से खांसना शुरू कर देती है। तो किस भाग की अनुचित गति हुई होगी बेटा? एपिग्लॉटिस की अनुचित गति हुई है, ना डायफ्राम की, ना गर्दन की, ना जीभ की। उत्तर हो जाएगा आपका एक। अगला, शरीर के ऊतकों से निकली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद हुआ करती है? तो बेटा ये अभी 2011 का क्वेश्चन है, 2006 से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ तक तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समझ लो कि रिपीटिशन की लिमिट या रिपीटिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है, संभावना कितनी ज़्यादा है। तो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमने देखा था 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन करती है। तो आरबीसी कार्बा हीमोग्लोबिन के बीच में बिल्कुल नहीं, रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। रक्त प्लाज्मा भी जाती है ना, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बनता है तो वो बाहर भी तो चला जाता है रक्त प्लाज्मा में, बदले में क्लोराइड अंदर आ जाता है ना। रक्त प्लाज्मा में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में। गलत, 70% बाइकार्बोनेट और लगभग 23%, नॉट 30, 23% बाइकार्बोनेट के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सच क्या है? पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशा मेहता का रोग हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। इसको हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं कि उनके ऑक्यूपेशन, उनके कार्य से संबंधित उनको ही रोग हुआ है। तो वो लोग जो पत्थर घिसते हैं उसके छोटे छोटे कण बेटा सांस के साथ उनके श्वसन तंत्र में जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, रेशम बन जाते हैं, ठीक है। आगे, लगभग 90%, आपको क्या देखना है? सही देखना है ना, ठीक है। लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। नहीं, 23% होता है। सिगरेट के धूम्रपान से श्वसनिकाओं में शोथ पैदा होता है। नहीं बेटा, सिगरेट के धूम्रपान से एम्फाइसीमा होता है, जिसमें उसकी जो गैसों के विनिमय की जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। श्वसनिकाओं में शोथ होता है आपके अस्थमा में, दमा के रोग में, ठीक है। मस्तिष्क में पॉन्स क्षेत्र में स्थित निमोटैक्सिक केंद्र से निकलने वाले तंत्रिकीय संकेतों से अंत्य श्वसन की अवधि घट सकती है, बढ़ती नहीं है, घटती है ना। तो ये भी गलत हो गया, सही उत्तर हो गया आपका पहला। अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में मानव श्वसन तंत्र का एक आरेखीय दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें 4 नामांकन A, B, C और D दिए गए हैं। अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और अथवा विशिष्ट के
विशिष्टता के विकल्प को चुनिए। चलो भैया चुन लेते हैं। तो डी फेफड़ों का निचला सिरा है। भैया डी फेफड़ों का निचला सिरा नहीं है, डी आपका डायफ्राम है जो कि एक पेशीय संरचना है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। नहीं बेटा, डी आपका डायफ्राम है जो कि अंतः श्वसन के दौरान संकुचन करता है और नीचे की तरफ हो जाता है। तो ये गलत हो गया, आपको सही का पहचानना है ना। ठीक है, ए श्वास नली है, ए आपकी श्वास नली हो गई। ठीक है, ट्रैकिया सांस के साथ भीतर ली जाने वाली वायु के लिए एक लंबी नली जो चारों तरफ से उपास्थल वलयों से घिरी हुई होती है। तो बेटा ये चारों तरफ से उपास्थल वलयों से नहीं घिरी होती है, तीन तरफ से घिरी होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ना, अपूर्ण उपास्थल छल्ले उपस्थित होते हैं यहाँ पे। चलिए ये भी गलत हो गया आपका। बी फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण है ये बी। ठीक है, प्लूरा जिसको हम बोलते हैं, पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान कर सकते हो। बेटे पसलियों को नहीं झेड़ती, पसलियों के दोनों तरफ नहीं उपस्थित होती, ये आपके पसली और आपके जो फेफड़े हैं उनके बीच में उपस्थित होती है। और इसकी दो परत होती है, एक पसली की तरफ और एक फेफड़ों की तरफ, जिसके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम प्लूरल द्रव्य बोलते हैं। और ये दोनों जो आपकी झिल्लियां हैं, प्लूरल झिल्लियां, उनको बेटा आपस में रगड़ने से बचाती हैं। ठीक है, घर्षण कम करती हैं। सी आपकी कुपिकाएं हैं, बिल्कुल भैया कुपिकाएं हैं, जो कि गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी रचनाएं हैं। बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन, चौथी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, देख रहे हो इसकी संभावना, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, गैसों में अणुओं की घुली हुई अवस्था में ये बेटा होता है आपका, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में 7%, आरबीसी से बंधन करके, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से बंधन करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो कि 23% जाते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका 1। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? तो बेटा इसमें हमने बताया था कि आपके पास एक कंडीशन है कि या तो भूखे रह लो या जहर खा लो। तो और हमें ये भी पता है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो थोड़ी देर बाद खाना मिल जाएगा, लेकिन जहर खा लिया तो बेटा जीवन खत्म है ना। तो अगर आपके पास ऑप्शन है भूखे रहना है कि जहर खाना, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद खाना मिल जाएगा, अच्छा चलो भूखे रह लेते, जहर तो क्यों ही खाएंगे, है ना। तो सेम चीज बेटा ये होती है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, ये जहर है ना, और ऑक्सीजन तो आपको पता है यही अमृत है। तो अगर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो संकेत क्या जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया भैया पहले इसे निकालो, ये जहर है। क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने से रोकेगा तो आपके ऊतकों तक ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो भैया आगे दिक्कत आएगी, हाँ या नहीं। चल बस हो गए जल्दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना शरीर के अंदर वो ज्यादा नुकसानदायक है, ऑक्सीजन का कम होना कोई दिक्कत नहीं है, कम है उसको हम बाद में बढ़ा लेंगे, लेकिन जो बढ़ा हुआ है अगर उसको कम नहीं किया तो वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को नहीं बढ़ने देगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में गिरावट, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ऑक्सीजन में गिरावट नहीं, ऑक्सीजन में गिरावट नहीं। उत्तर हो जाएगा बेटा जहर का बढ़ना। तो जहर अगर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपके ऊपर क्या संकेत जाएगा, भैया ये जो बढ़ रहा है ना पहले इसे निकालो, उसके बाद तुम बेशक ऑक्सीजन लेने। तो अगर आपने बहुत लंबे समय तक सांस रोक ली तो सांस रोकने पे आपने ऑक्सीजन अंदर लेनी बंद कर दी है, तो अंदर ऑक्सीजन लेनी बंद करने पर बेटा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ग्लूकोज टूट टूट के एटीपी बना रहे हैं, एटीपी के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके शरीर में बढ़ने लग जाता है, और इसका बढ़ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेटा आप दोबारा सांस नहीं लेते हो, आप जहर बढ़ने की वजह से दोबारा सांस लेते हो कि पहले भैया ये जहर निकाल दो बाहर, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। धूम्रपान करने के कारण प्रधानता उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन श्वास विकार का नाम है बेटा एम्फाइसीमा। जो लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं उनके अंदर बेटा जो उनकी ये कुपिकाएं हैं, ये जो कुपिकाएं कुछ इस तरीके की होती हैं, है ना, जिससे कि क्षेत्रफल बढ़ता है, ये बेटा कुपिकाएं इस तरीके से फैल जाती हैं। ठीक है, ये होता है आपके एम्फाइसीमा में, जिसकी वजह से गैसों के परिवहन के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है ना। अस्थमा में बेटा श्वसनिकाओं का शोथ होता है, एसिडोसिस ऐसा है नहीं, एल्कलोसिस ये सब अभी आपके सिलेबस में है नहीं, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत वायु फेफड़ों में सदा ही बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्यों? हमारे केस में बेटा निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है ना, ऋणात्मक दाबीय श्वसन होता है।
ठीक है। हमारे फेफड़ों में हमेशा एक निगेटिव प्रेशर, एक ऋणात्मक दाब बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो कूपिकाएं झिल्लियां वो हमेशा आपस में खिंची रहती है। अगर बेटा, और इसीलिए हमारे फेफड़ों में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम भी रहना जरूरी है, अवशेषीय आयतन रहना जरूरी है। अगर अवशेषीय आयतन नहीं रहा, सारी वायु हमने बाहर निकाल दी, तो बेटा अंदर कूपिकाएं चिपक जाएंगी, ठीक है। वो ना चिपके, इसके लिए बेटा निगेटिव प्रेशर हमारे फेफड़ों में अंदर कूपिकाओं में बना हुआ है, जिसकी वजह से हम अगर सब कुछ निकालते हैं बाहर तो भी एक अवशेषीय आयतन का बना रहना बहुत जरूरी है। हम सारी की सारी वायु बाहर नहीं निकाल सकते। तो धनात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होती है बेटा, धनात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होती है मेंढक में। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं मेंढक, हम नहीं करते। फेफड़ों के भीतर की दाब वायुमंडल की दाब से अधिक होती है, नहीं बेटा, अंदर दाब कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, तभी तो हम वायु को बाहर से अंदर लेते हैं। फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है, फेफड़ों के बीच नहीं होता है बेटा, ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है, फेफड़ों के अंदर होता है, जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचे रखती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन की आंशिक दाब होती है। ये रही बेटा फेफड़ों की कुपिका, इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है 40, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आंशिक दाब होता है वो रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम होता है। तो भैया आ जाओ, रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, अब ये कौन से रुधिर की बात करें वो भी हम बात कर लेते हैं। ये आपका वी ऑक्सीजनित रक्त है, ये आपका वी ऑक्सीजनित रक्त है। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कितना होगा 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 45। वहीं बेटा दूसरी तरफ है आपका ऑक्सीजनित रक्त, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40, है ना। तो अब देख लो कि कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम होता है। तो भैया ऑक्सीजन का आंशिक दाब कूपिका में 104 है, रुधिर में चाहे आप ऑक्सीजनेट देख लो चाहे वी ऑक्सीजनेट देख लो, दोनों में ही कम है। तो ऑक्सीजन में, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम होता है। तो बेटा ये भी गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, बराबर भी नहीं है, ज्यादा है। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक, बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। पहले ही ना लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन का स्टेट ही ना रहे, है ना, क्योंकि यही छोटे छोटे कंफ्यूजन बेटा आपको निगेटिव मार्किंग करवाते हैं और उसी से हमें बचना है। नेक्स्ट, फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कूपिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी किस कारण से पूर्णतः ये नहीं सिकुड़ते। तो हम कितना भी बलपूर्वक निश्वसन कर दें, हमने टीबी निकाल दिया, ज्वारीय आयतन 500, उसके अंदर ने बलपूर्वक 1000 से 1100 और निकाल दिया, ईआरवी, है ना, निश्वसन या अंत उच्च श्वसन सुरक्षित आयतन भी निकाल दिया, फिर भी बेटा ये कभी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि अंदर अवशेषीय आयतन 1100 से 1200 ml अभी भी बचा हुआ है। तो ज्वारीय आयतन, अवशिष्ट आयतन बेटा अभी भी बचा हुआ है, और अवशिष्ट आयतन कितना होता है आपका 1100 से 1200 ml, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में नहीं चिपकते। चलिए आगे आ जाइए। निम्न में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो व्यावसायिक विकार कौन सा बेटा आपका सिलिकोसिस है, ठीक है। वातस्फीति, लंबे समय तक अगर आप धूम्रपान करते हैं उससे होगा। एंथ्रासिस बेटा आपका बेसिलस एंथ्रैक्स से, बेसिलस एंथ्रासिस से एंथ्रैक्स होता है, ठीक है। बॉटिलिज्म फूड पॉइजनिंग को बोलते हैं, जब आप उल्टा सीधा खा लेते हो ना, उल्टियां वगैरह शुरू हो जाती हैं, उसको हम बॉटिलिज्म बोलते हैं। सिलिका मैता, सिलिकोसिस बेटा ये आपका एक ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय संबंधित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से, तो पहले आपको दमा का देखना है, बाद में वातस्फीति। तो दमा में बेटा क्या होता है, आपकी पूरी श्वसनिकाओं में शोथ आ जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सूजन आ जाती है। जबकि आपकी वातस्फीति में मैंने आपको बताया था, जो कूपिका की जो क्षेत्रफल है जहां से गैसों का विनिमय हो रहा है बेटा, वो कम हो जाता है, वो फैल जाती है ना। तो श्वसनीय सतह में कमी, ये बेटा होता है आपके एम्फाइसेमा में। हमें पहले दमा का देखना है, श्वसनिका में शोथ, सही है लेकिन उल्टा है, ठीक है। श्वसनिका में शोथ दमा में होता है, श्वसनीय सतह में कमी आपके वातस्फीति में होती है। अधिकता तो किसी में ही नहीं होती है, संख्या में अधिकता नहीं होती, तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ 1 और 2 में दी गई जो भी हैं उनको मिलान करो और विकल्पों में से सही का भैया चयन कर लो।
आ जाओ चयन करें। तो ये हम पहले लिख चुके हैं भैया। ज्वारीय आयतन कितना होता है आपका? ज्वारीय आयतन होता है आपका 500। लो सॉरी बेटा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 लो। एक और 3 गलत है, 2 और 4 पे आ जाओ। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन हो गया आपका 2500 से 3000, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1, ये लो चौथा आ गया अपना आंसर। निःश्वसन सुरक्षित आयतन 1000 से 1100, सी का हो जाएगा 4, और अपशिष्ट आयतन होता है आपका 1100 से 1200, डी का हो जाएगा आपका 2। मैंने कहा नहीं था, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आयतन और क्षमताओं से तो क्वेश्चन जरूर आता है। ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था 1 शॉट में। एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसन सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml, तो टीवी है उसका बेटा 500 ml, व्यायामी जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका ईआरबी निःश्वसन सुरक्षित आयतन कितना है बेटा उसका 1000 ml, और अपशिष्ट आयतन कितना है बेटा उसका आरबी है 1200 ml। तो निःश्वसन क्षमता कितनी होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी बेटा उसकी, टीवी प्लस ईआरबी, है ना। तो ये हो गया बेटा 500 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 1500। लो अब आप कहेंगे मैडम फिर यहाँ पे अपशिष्ट आयतन का हमने क्यों नहीं कुछ किया बेटा? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है ना, जो चीज दी हुई है सबको प्लस माइनस करो, जरूरी नहीं है। यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास, ये ना आपके अगले वाले चैप्टर से आ गया है, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, चलो नहीं करते यार, ये अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये होगा अपना, ये 2019 में ये क्वेश्चन मैं हर क्लास में प्रैक्टिस कराती हूँ आपका, परिसंचरण वाले अध्याय से है, ठीक है, सर्कुलेशन अध्याय से है। इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय सीनों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घरघराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं, क्योंकि, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बेटा एलर्जन की, एलर्जन मतलब जिनसे एलर्जी होती है, तो बेटा दमा हमारा एक एलर्जन है, ठीक है। अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। अस्थमा हर किसी को नहीं होता। 4 लोग जा रहे थे, चारों ने क्या किया, धूल उड़ी तो चारों की नाक में गई, लेकिन एक को अस्थमा था तो वो ऐसे उसको दिक्कत हो गई सांस लेने में, बाकियों को कुछ नहीं हुआ, है ना। तो उसको एलर्जी थी डस्ट के पार्टिकल्स से, इसलिए उसको बेटा ये सब हुआ। तो अस्थमा में होता क्या है, यहाँ पे रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है बेटा। न्यूमोसाइट के द्वारा पष्ट संक्रियक के स्रावन में कमी आती है, बिल्कुल नहीं आती है। नासिका गुहा में श्लेष्मा अस्तर की मामूली वृद्धि होती है, नहीं होती है। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन या शोथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है दमा की। दमा, अस्थमा बेटा जो है आपका वो एक एलर्जिक कंडीशन है, और अस्थमा में क्या होता है, श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोथ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाती है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। किसके, ऑक्सीजन के परिवहन के संबंध में गलत को चुनिए। आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ऑक्सीजन में बाधा डाल सकता है, डाल सकता है, सही बात है, ठीक है। वायु कूपिका में हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता, वायु कूपिका में अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तभी तो रक्त अम्लीय होगा, तभी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है मतलब वो हाइड्रोजन आयन भी जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन के जुड़ने में सहायक नहीं होते, ऑक्सीजन को जुड़ने में बाधक होते हैं। गलत पहचानना है ना, ठीक है। वायु कूपिका में कम कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है, 40 ही तो है, ऑक्सीजन का कितना है 104 है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम है, इसी वजह से बेटा यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन आसानी से, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से आसानी से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा या नहीं, ये ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन जो हम मतलब जो अपना नियंत्रण होता है ना, श्वसन का जो रिदम है कि हम कितनी बार ब्रीदिंग करेंगे कैसे, उसका बेटा नियंत्रण जो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के आंशिक दाब का जो रोल है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का रोल है, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन का ही आंशिक दाब का मुख्य रोल है, ठीक है। तो 2 बेटा इसमें गलत हो गया। अगला, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली घटनाओं का चयन करो। तो अंतः श्वसन में बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो डायफ्राम जो डोम शेप है वो संकुचन होता है, उसमें चपटा हो जाता है, ठीक है।
आपके एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस का डायमीटर बढ़ जाता है। फिर आपकी जो बाह्य अंतःपरशुक पेशियां, उनमें संकुचन होता है, आपका जो रिब केज है, पसली पिंजर, अस्थि पिंजर, वो बाहर और ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, जिसके चलते अंदर का जो ओवरऑल वॉल्यूम है, आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर वायु का उपस्थित दाब कम हो जाता है और हम बाहर से वायु को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होता है बेटा, डायफ्राम का संकुचन होता है, ठीक है, बाह्य अंतःपरशुक पेशियों का संकुचन होता है, ठीक है, फुफ्फुस का आयतन कम होता है, आयतन बेटा ज्यादा होता है, दाब कम होता है, ठीक है, दाब का बढ़ना, दाब कम होता है। तो सही घटनाएं क्या हैं आपका, ए और बी, ए और बी, ये लो चौथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कूपिकाओं में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 159। ये होता है बेटा आपके वातावरण में, ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। कूपिका में 104 और 40, ठीक है, ऑक्सीजन का 40, CO2 का 45। ये बेटा ऑक्सीजन का 40 और CO2 का 45, ये होता है आपके वी ऑक्सीजनित रक्त में। कहाँ होता है ये आपके वी ऑक्सीजनित, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। और ये हो गया आपका ऑक्सीजनित रक्त में, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है, चालन भाग का नहीं है, ठीक है। दो भाग होते हैं श्वसन तंत्र के, एक हो गया चालन भाग, एक हो गया विनिमय भाग। तो चालन भाग से केवल वायु आती है, विनिमय या श्वसन भाग जो होता है वहां पे गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो चालन भाग का कौन सा काम नहीं है, अंतःश्वसित वायु को आर्द्र करता है, बिल्कुल करता है। अंतःश्वसित वायु का तापमान शरीर के तापमान पर लाता है, बिल्कुल लाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण के लिए सतह प्रदान करता है, नहीं करता है, ये श्वसन भाग करता है। अंतःश्वसित वायु को बाह्य कणों से मुक्त करता है, बिल्कुल करता है, उसमें म्यूकस जो होता है वो बाह्य कणों को चिपका लेता है, अंदर तक नहीं आने देता है। मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन रक्त ऊतक में केवल 5 ml ऑक्सीजन ही डिलीवर करता है, लेकिन एक्सरसाइज की कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा बनती है, उस टाइम पर बेटा वो 20 ml, कितना 100 ml में, 100 ml रक्त में जो 20 ml ऑक्सीजन है उसमें से लगभग 15 ml ऑक्सीजन तक बाहर निकल जाती है ऊतकों में, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में केवल 5 ml निकलती है। उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अब यहां से बेटा कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशी रचना है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन से बेटा, वो है आपकी डायफ्राम, क्योंकि सबसे पहले अगर हम अंतः श्वसन करें तो भी बेटा डायफ्राम का संकुचन सबसे पहले होता है, फिर बाकी पेशियों का संकुचन होता है। मैं अगर शिथिलन करती हूँ, रिलैक्स में आती हूँ, तो भी बेटा सबसे पहले डायफ्राम का शिथिलन होता है, तब बाकी सारी पेशियों का शिथिलन होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल अगर कोई है तो वो है आपकी डायफ्राम। 3। नेक्स्ट, फिर से भैया आ जाओ, मैच कर लो, किया हुआ है वैसे हमने ये तो हम मैडम कर सकते हैं आंख बंद करके भी, है ना। चलो आंख बंद करके ही करो। अब ज्वारीय आयतन 500, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 लो, 3 में दिया है, ये विकल्प आपका गलत। अंतः श्वसन आरक्षित आयतन 2500 से 3000, बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाए, लो उत्तर आ गया आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन बाहर निकालने का एक्स्ट्रा कितना होता है, 1000 से 1100, तो सी का हो जाएगा 2, ये रहा बेटा। अवशेषीय आयतन 1100 से 1200, डी का हो जाएगा 5, ये रहा। जैविक क्षमता सबको मिला दो तो 4000 से 4600 होती है, तो ई का हो जाएगा 4, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैच कर लो, आ जाओ। अंतः श्वसनीय क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होती है, 500 प्लस 2500 से 3000, तो ये हो जाएगी आपकी 3000 से 3500, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात कुल वायु जिससे एक व्यक्ति अंतः श्वसन, सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात, अच्छा नॉर्मली आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप कितनी वायु अंदर ले सकते हो, ठीक है। वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात अंतः श्वसित कर सकता है, ये बेटा आपकी वाइटल कैपेसिटी है। आपने बलपूर्वक निकाल दी जितनी निकाल सकते थे, आपने टीवी निकाल दी, ईआरवी भी निकाल दी, उसके बाद आप कितनी ले सकते हो बेटा, आप पहले तो टीवी लोगे, फिर आपने जो ईआरवी निकाली है वो लोगे, फिर आप एडिशनल और आईआरवी ले सकते हो वो लोगे, है ना। तो ये आपकी जैव क्षमता हो गई।
तो डी का हो जाएगा 2। आ जाओ यहाँ से लगा लो, डी का है 2, 2 विकल्प हैं अपने पास, ठीक है। वायु का वह आयतन जो सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात जो फेफड़ों में रहेगा। नॉर्मली अगर आप बाहर निकाल देते हो 500 ml निकाला, फिर फेफड़ों में क्या रहेगा, एक तो वो रहेगा जो आप जबरदस्ती निकाल सकते हो बलपूर्वक 1100 से 1000 से 1100, और आपका रहेगा अवशेषी आयतन 1100 से 1200। तो इन दोनों का बेटा जो सम होता है वो होता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। ठीक है ठीक है। क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन तो 3 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3, सी का 3, सी का 3। एक मिनट, ये तो 2 हो गया, सी का 3, लो दोनों में ये दिया हुआ है। चलो आगे आ जाते हैं। वायु का वह कुल आयतन जिसे सामान्य श्वसन के पश्चात उच्च श्वसित किया जा सकता है। वह कुल आयतन जिसे सामान्य के बाद आप निकाल सकते हो। तो सामान्य श्वसन के बाद आप कितना बाहर निकाल सकते हो, तो आप पहले तो 500 ml निकालोगे, प्लस जो आप जबरदस्ती बलपूर्वक निकाल सकते थे 1000 से 1100, तो ये हो जाएगी आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो 4 है आपका बी का, है ना। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4, लो उत्तर आ गया ये। अब 2 सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात आप कितना अंदर ले सकते हो, तो 500 के अलावा आप ये और ले सकते हो 2500 से 3000, ये हो जाएगा 1, उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई संरचनाओं के लिए निम्न नामांकनों पर विचार कीजिए तथा उनकी व्यवस्था के सही अनुक्रम का चयन कीजिए, ठीक है। ओके, आपको जो पूरा अपना रेस्पिरेटरी पाथवे है, जो आपका पूरा श्वसन पथ है, उसको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। चलो, अंतस्थ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आते हैं। तृतीयक श्वसनी, ठीक है, तृतीयक श्वसनी ये रही। प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक, तो पहले प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक पे जाएगी, द्वितीयक से तृतीयक पे जाएगी, और उसके तो लास्ट में अपने कुल फुफ्फुसीय श्वसनिकाएं, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। एक मिनट रुको, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो डीईसी पहले तो अपने लाइन में आएंगे, फिर ए और बी आएगा, तो डीईसी ए और बी, डीईसी ए और बी, लो बेटा यही आ रहा है अपना ऑप्शन। तो सबसे पहले आ गया डी, प्राथमिक श्वसनी से गया द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से गया तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से कुल फुफ्फुसीय श्वसनिकाओं तक जाएगा, जहां से वो अंतस्थ श्वसनिका से श्वसनिका में जाकर के अपनी श्वसनीय श्वसनिका में जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए अगला देख लेते हैं बेटा, 1 मिनट रुकना, कितने हैं एक बार मैं देख लूं, ठीक है। निम्न 4 कथनों पर विचार कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल सभी सही कथन सम्मिलित हैं। तो सही कथन वाले भैया ढूंढ लो, आ जाओ। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम व बाह्य अंतःपृष्ठ पशियों में संकुचन होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं पहले डायफ्राम का संकुचन होता है, ये एक्सिस का डायमीटर बढ़ता है, फिर बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियों में संकुचन होता है, बाहर जो आपकी पसली पिंजर है वो बाहर और ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो दोनों में संकुचन होता है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य संवातन को इंद्रिय संवातन भी कहा जाता है। नहीं बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है जब आप बलपूर्वक सांस लेते हो, है ना, उस टाइम पे आपको अपने पेट पे बल फील होता है, ठीक है। इसीलिए पेट कम करने के लिए अनुलोम विलोम और ये कपालभाति किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका उदरीय संवातन होता है। तो सामान्य संवातन आपका उदरीय संवातन नहीं है। ठीक खांसी योगा के दौरान बहिर्श्वसन सामान्य बहिर्श्वसन होता है, जिसके दौरान आईआईसीएम व उदरीय पेशियां शिथिल होती है। नहीं बेटा, जब छींक खांसी योगा होता है उस टाइम पे हम एक्सेस अमाउंट में एयर को बाहर निकालते हैं, तो ये सामान्य बहिर्श्वसन नहीं है, ये बलपूर्वक बहिर्श्वसन है। और उस टाइम पे आपकी उदरीय पेशियां और आपकी आंतरिक अंतःपृष्ठ पेशियों में भी संकुचन होता है, शिथिलन नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, हमें क्या सही देखना है। फेफड़ों के अंदर दाब वातावरणीय दाब से अधिक होने पर ही अंतःश्वसन हो सकता है। तो फेफड़ों के अंदर का दाब अगर बाहर के दाब से अधिक होगा तो अंतःश्वसन होगा, नहीं बेटा तो निःश्वसन होगा ना। तो आपका सही कौन सा है, केवल पहला सही है, केवल कथन ए, उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर निर्भर करता है बेटा। तो किससे वो ऑक्सीजन से कितना जुड़ेगा, ये बेटा निर्भर करता है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पे नहीं करता, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की सांद्रता पे नहीं करता। 1 नेक्स्ट है बेटा आपका हैमबर्गर घटना में क्या होता है। तो बेटा हैमबर्गर फिनोमिनन क्या होता है, ये आपका आरबीसी है। इस आरबीसी में जो बाइकार्बोनेट बना है उसका आपके प्लाज्मा में शिफ्ट होना और बदले में क्लोराइड आयन का अंदर आना। ये कहाँ होता है बेटा, ये होता है आपके ऊतक स्थल पर, ये होता है आपके टिश्यू साइट पर, है ना।
तो ऊतक स्थल पे बेटा हैम्बर्गर फिनोमिनन होता है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर जाते हैं, ठीक है, और क्लोराइड आयन आरबीसी में प्रवेश करते हैं। क्लोराइड आरबीसी से बाहर जाते हैं और बाइका, ये बेटा होता है आपके कूपिका स्तर पर, कूपिका स्तर पर, और इसको हम बोलते हैं बेटा हेल्डेन प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको हम? हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। ये उल्टा हो गया। हाइड्रोजन आयन प्लाज्मा से बाहर, ये तो होता ही नहीं है, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। सब आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में खेल है, तो हैम्बर्गर का हो गया 1। चलिए, फेफड़ों में आरबीसी और प्लाज्मा के बीच आयनों का निश्चित विनिमय होता है। फेफड़ों में आरबीसी और प्लाज्मा के बीच आयनों का निश्चित विनिमय होता है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में होता है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रहा है, ठीक है, ये आपकी कूपिका है, ठीक है, ये रक्त है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है? आपकी कूपिका में, ठीक है। तो क्या होगा? आरबीसी से क्लोराइड आयन, ओहो, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये बात कर रहे हैं हेल्डेन प्रभाव की। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हेल्डेन प्रभाव की। पीछे अभी हमने बेटा हैम्बर्गर प्रभाव देखा था, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आपका हैम्बर्गर फिनोमिनन होता है आपके ऊतक स्तर पे, हेल्डेन फिनोमिनन होता है आपके कोशिका कूपिका स्तर पर। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर आपका जो क्लोराइड आयन है ये वापस से चला जाएगा प्लाज्मा में, बदले में वापस से बेटा बाइकार्बोनेट अंदर आ जाएगा और कार्बोनिक एनाइड्रेज की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। वो कार्बोनिक अम्ल वेपर वापस से टूट के जल और CO2 बनाएगा। ये CO2 बेटा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आरबीसी से क्लोराइड आयनों का बहिर्गमन नहीं, आरबीसी से क्लोराइड आयन का, हाँ बिल्कुल सही बात है, आरबीसी से क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है, आरबीसी में क्लोराइड आयन का अंदर नहीं। ये तो बेटा वहाँ पे ऊतक स्तर पे हो रहा है। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन का अंतर्गमन, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट का अंतर्गमन नहीं, प्लाज्मा से आरबीसी में अंतर्गमन हो रहा है, आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयनों का बहिर्गमन, आरबीसी से नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका ए। पहले ही लिख लिया करो जो पूछा जा रहा है, तो आपका विकल्प कभी भी गलत नहीं होगा। और वहीं ढूंढते रहोगे तो बेटा लिख के ले लो, हमेशा ही गलत होगा। नीमोटेक्सिक केंद्र जो कि आपके पॉन्स में होता है, ये कहाँ होता है बेटा? आपके पॉन्स में, ठीक है। किसके द्वारा श्वसन लय केंद्र जो कि आपके मेडुला में होता है उसका नियमन कर सकता है? तो बेटा जब भी आपके रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ती है या आपके हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन बढ़ता है, उस समय पर बेटा आपका न्यूमोटेक्सिक केंद्र और बाकी जितने भी केंद्र हैं, आपका रसायन संवेदी केंद्र हो गया जो कि मेडुला में होता है, और बाकी जो आपकी आर्च ऑफ एओर्टा कैरोटिड आर्टरी में जो केंद्र है वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं? सबको मैसेज देते हैं आपके श्वसन लय केंद्र को कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, इनको निकालो। तो उसको निकालने के लिए न्यूमोटेक्सिक केंद्र क्या करता है? ये अंतः श्वसन का जो समय है उसको कम करता है, निःश्वसन का समय बढ़ाता है कि निकाल दो पहले जहर, ऑक्सीजन तो बाद में भी ले लेंगे, है ना। तो ये अंतः श्वसन की अवधि को घटाता है, बिल्कुल है। अंतः श्वसन की अवधि को बढ़ाता नहीं है, उच्च श्वसन की अवधि को पहले बढ़ाकर नहीं घटाता है, केवल उच्च श्वसन की अवधि को नहीं बढ़ाता है। उत्तर हो जाएगा आपका ए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा आयतन जैविक क्षमता से सम्मिलित नहीं किया जाता? तो जैविक क्षमता हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी, इसमें आपका हो गया टीवी प्लस IRV प्लस ERV, है ना। इसमें आपका अपशिष्ट आयतन नहीं आता, यानी आपका RV नहीं आता। उत्तर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, घूम फिर के उसी कंसेप्ट से, लिमिटेड कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेटा PYQ जरूर करने हैं, बाकी आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, ठीक है। ध्यान रखना अपना, बाय बाय।